सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाने की उम्मीद। सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। संविधान दिवस मनाने को लोकसभा अध्यक्ष ने बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण। का संविधान दिवस सिर्फ संसद में ही नहीं, देश भर में मनाया जाना आवश्यक। वर्तमान और भावी पीढ़ियों को संविधान के बारे में जानना और संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाना जरूरी। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट भी करेंगे जारी। 25 से 30 नवंबर तक भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन का विषय सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र के सचिव एंटोनियो गुटेरेस, भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री समेत देश विदेश के कई प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की हासिल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा। अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की भी घोषणा। पर्थ टेस्ट में जीत की राह पर टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के शतकों के बल पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए दिया 534 रनों का विशाल टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन पर गंवाए 3 विकेट। अठारहवीं लोकसभा का तीसरा सत्र यानी कि शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है। परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के पहले दिन संसद भवन परिसर के हंस द्वार के समीप मीडिया को संबोधित करेंगे और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि इस सत्र में दोनों सदनों की 19 बैठकें होंगी, जबकि 26 नवंबर को राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें नहीं होंगी। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए 2 नए सांसदों को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शपथ दिलवाएंगे। सरकार ने सत्र में विचार के लिए एक वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की है। लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने का प्रयास करेगी। इसमें बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक शामिल है, जिन्हें लोकसभा में पिछले सत्र में पेश किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाए थे। राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया जाएगा, जिसे मॉनसून सत्र में लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले रविवार को सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और प्रदूषण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बैठक में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, के सुरेश के साथ जेडीयू सांसद उपेंद्र कुशवाहा, वाईएसआरसीपी के पीवी मिथुन रेड्डी, वी विजय साई रेड्डी, बीजेडी के सस्मित पात्रा, एमडीएम के वाइको, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और टीडीपी के लावू श्री कृष्णदेव रायलू जैसे नेता शामिल हुए। को लेकर के ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग हुई और बहुत अच्छी तरह से ऑल पार्टी का मीटिंग अभी यहाँ मेन कमेटी हॉल में हुई। पूरे मिलाकर के 42 पॉलिटिकल लीडर्स
30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा विषय चर्चा में लाना है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लोकसभा में होने वाले कार्य की सूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख से होगी। वर्तमान सदस्य चव्हाण वसंतराव बलवंत राव वर्तमान और 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। एसके नूरुल इस्लाम 7वीं लोकसभा के सदस्य, एम लॉरेंस 11वीं लोकसभा के सदस्य, एम पार्वती और 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य हरिश्चंद्र देवराम चव्हाण के निधन का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न मंत्रालय से जुड़े प्रश्न किए जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे जिनमें शामिल हैं संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता संकल्प परियोजना के कार्यान्वयन पर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 राज्यसभा के एक सदस्य के सहयोजन हेतु प्रस्ताव रखा जाएगा। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के लिए राज्यसभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव किया जाएगा। आईटी की परिषद के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव किया जाएगा। नियम 377 के अधीन मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। एक नजर डाल लेते हैं राज्यसभा की कार्यसूची पर। राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इनमें पूर्व सदस्य गुरचरण कौर, सीताराम येचुरी, धर्मपाल सब्रवाल, धनेश्वर मांझी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया और पर्वत कुमार सामंतरे शामिल हैं। महासचिव राज्यसभा के 265वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान किए गए विधेयकों को दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय मांगो 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 21वें और 28वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित वक्तव्य देंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को 4 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्रवाई का प्रस्ताव रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस बेंगलोर के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। नागर विमानन मंत्री
किंजरापू राम मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि ये अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी विस्तार ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हाल ही में गुयाना की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति इरफान अली और परिवार के अन्य सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो शायद पछतावा भी होगा। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना। वहां मेरे साथ गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बाकी सदस्य एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। साथियों, देश के अलग अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने मां के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही है। उनका प्रयास है कि जहां पेड़ लगाए जाएं, वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। इसलिए ये संस्थाएं कई औषधीय पौधे लगा रही हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रही है। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। इन महिलाओं का फोकस फल वाले पेड़ों पर है, जिससे आने वाले समय में आय भी की जा सके। साथियों, इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी मां के नाम पर पेड़ लगा सकता है। अगर मां साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पेड़ लगा सकते हैं, नहीं तो उनकी तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पेड़ के साथ आप अपनी सेल्फी भी mygov.in पर पोस्ट कर सकते हैं। मां हम सब के लिए जो करती हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ मां के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। मेरे प्यारे देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा की है। देश हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा दिवस मनाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संवाद में पूरे देश से करोड़ों युवा हिस्सा लेंगे। गांवों, प्रखंडों, जिलों और राज्यों से चुने गए ऐसे 2000 युवा संवाद के लिए भारत मंडपम में हिस्सा लेंगे। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के विकास में ओडिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और देश तथा विदेश में ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर की सराहना की जाती है। नई दिल्ली में ओडिशा पर 2024 कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिशा ने देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले ओडिशा जैसे भारत के उत्तरी भागों को पिछड़ा माना जाता था, लेकिन वे उन्हें विकास का इंजन मानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार पूर्वी भारत की प्रगति को प्राथमिकता देती है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्ष पहले केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट की तुलना में ओडिशा के बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष ओडिशा के विकास के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक बजट आवंटित किया गया है। एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो,
शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले उड़ीसा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज उड़ीसा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल उड़ीसा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम उड़ीसा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोपहर करीब 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। ICA Global Cooperative Conference 2024 in India. For the first time in 130 years of the ICA, India is hosting the Global Cooperative Conference 2024. Bharat Mandapam in New Delhi will be the hub for this cooperative celebration from November 25th to 30. The theme of the program is Cooperatives Build Prosperity for All. It will increase the visibility of Indian cooperative societies on the global platform. India will amplify the message of prosperity through cooperation at the Global Forum. IFCO, 17 ICA member organizations, and the Ministry of Cooperation, Government of India, are the hosts for the event. संविधान दिवस सिर्फ संसद में ही नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को संविधान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और इसके मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक विशेष साक्षात्कार के दौरान कही। से अब तक भी देखते हैं तो बहुत सारे काम किए गए कि हम संविधान को लेकर जागरूक हों, लेकिन इस प्रयास को कि हम इस तिथि की महत्ता को समझें, इस प्रयास को संविधान के सम्मान की दृष्टि से बात करें या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के सम्मान की दृष्टि से बात करें, ये प्रयास कितनी अहमियत रखता है आज के दौर के युवाओं के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने संविधान की यात्रा निकाली। हाथी पर संविधान निकलकर खुद पैदल चलकर संविधान के प्रति लोगों की जो श्रद्धा थी, विश्वास, भरोसा था, उसको जगाया। और संसद के अंदर भी और देश के अंदर भी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और संविधान दिवस केवल संसद में नहीं, समाज के वर्तमान पीढ़ी, भावी पीढ़ी संविधान के बारे में जाने, समझे और संविधान के मूल्यों को लेकर आगे बढ़े। और इसीलिए आज संविधान को जानने का, जन जन का आंदोलन बनाने का एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष हैं। इसलिए सरकार ने भी और देश की विधायिकाओं ने भी, चाहे राज्य की विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे चुनी हुई संस्थाएं हैं, सब चुनी हुई संस्थाएं अपने अपने संस्थानों के अंदर भारत के संविधान के बारे में आम व्यक्ति तक पहुँचे और आम आदमी संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए जितना हम जीवन के अंदर
संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार चलेंगे, संवैधानिक विचारों से चलेंगे, उतनी अराजकता कम होगी। और शासन चलाने के अंदर संविधान हमारा मार्गदर्शन की भूमिका में रहा है। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन समय उनकी सोच, उनका विचार, उनका दृष्टिकोण व्यापक था। और संविधान सभा के सभी मान्य सदस्य जो अलग अलग राजनीतिक दल से आते थे, अलग अलग विचारों के आते थे, लेकिन लंबे समय तक संविधान सभा में चर्चा हुई, सहमति असहमति भी बनी, लेकिन एक चर्चा, संवाद, सहमति असहमति में से हमने संविधान का निर्माण करा है। और आज हम सबको उस चर्चा संवाद से प्रेरणा लेना चाहिए कि हम संसद हो चाहे विधानमंडल हो, उसमें सार्थक चर्चा करें, सकारात्मक चर्चा करें। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी चर्चा सार्थक हो, हमारी चर्चा सकारात्मक हो, और किस तरीके से हम सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और इसके लिए संविधान सभा की डिबेट को पढ़ना, समझने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत इटली को एक प्रमुख साझेदार, यूरोप में एक महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागर में एक बहुत प्रभावशाली देश के रूप में देखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये टिप्पणी रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन करने के अवसर पर कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर रविवार को इटली पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर निरंतर संवाद उनके द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और व्यापकता का संकेत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारतीय टीम अपनी जीत से मात्र 6 विकेट दूर है। मैच के तीसरे दिन भारत ने अपने 2 शतक वीरों यशस्वी जायसवाल 161 रन, विराट कोहली नाबाद 100 की मदद से ऑस्ट्रेलिया के लिए 534 रनों की जीत का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन पर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए और आज सुबह एक और विकेट खो दिया है। ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल स्कोर 28 रन पर 4 विकेट है। हम आपको बता दें कि 22 नवंबर को पहले दिन 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद कप्तान जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन 104 रन पर ऑल आउट कर दिया था। दूसरी पारी में विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाया। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 7वां शतक लगाकर भारत से बाहर किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ओडिशा पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस आयोजन की कुछ खास झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। रंगवती रंगवती जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें
जगद्धितो जगत्पिता जगद्धर अद्रिकान्तश्च कान्तभिः नीलद्रि बिहारी हरि अनाथान् मनाथान् वितरतु। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।